उसके साथ ही नीला, जर्द और पिंक बटन है। ये दूसरे 3 एटमी मिसाइलों के बटन हैं। करीब ही सुर्ख रंग का टेलीफोन रखा था। नंबर 3 ने कहा, इस टेलीफोन का डायरेक्ट लिंक इस्राएली वजीर आजम के साथ है। हमले की सूरत में वो इसी टेलीफोन के जरिए मिसाइल फायर करने का हुक्म देगा। फिर उसने दूसरे स्याह रंग के छोटे फोन के 3 नंबर घुमाए और मुझे आंखों से बैठ जाने का इशारा किया। मैं उसके करीब ही स्टूल पर बैठ गया। मुझे नंबर 2 की मौत का बड़ा अफसोस था। अगरचे कमांडो कभी किसी की मौत का गम नहीं करता, मगर ये मौत इस कदर अचानक हो गई थी कि मुझे अभी तक उसका यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी बात यह भी थी कि हमें अभी अपने साथी की बहुत जरूरत थी, मगर नंबर 3 ने एक बार भी अपने साथी की मौत का जिक्र न किया। वो एक सही कमांडो था। वो फोन पर बोला, हेलो, मैं नंबर 3 हूँ, मेरा लीडर मेरे पास है। हमने तुम्हारे एटमी मिसाइलों पर न सिर्फ कब्जा कर लिया है, बल्कि उनको जब और जिस वक्त चाहें फायर कर सकते हैं। तुम फौरन कमांडो ऑफिसर से मेरी बात करवाओ। दूसरी तरफ न जाने क्या अफरा तफरी मची हुई थी। किसी ने कुछ कहा तो नंबर 3 ने चिल्लाकर कहा, बकवास बंद करो और कमांड ऑफिसर से बात करवाओ, नहीं तो मैं मिसाइल फायर करके तीसरी एटमी जंग छेड़ दूंगा। कमांडो नंबर 3 के पतले होंठ भींचे हुए थे। उसने रिसीवर रख दिया और बोला, कमांडिंग ऑफिसर के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे भयानक इत्तला होगी। नंबर 3 ने मिसाइल की दराज को खोल दिया। उसमें से एक जर्द रंग की जिल्द वाली कॉपी निकाली और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उस पर कोड वर्ड्स लिखे थे। वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराया, इनके ये सारे कोड अब बेकार हो गए हैं। देखो लीडर, इस सुर्ख बटन पर जरा सा दबाव पड़ेगा और एक एटमी मिसाइल काहिरा की तरफ रवाना हो जाएगा। मैंने कहा, क्या वो इस सिस्टम को जाम नहीं कर सकते? नंबर 3 मुस्कुराया, इस मिसाइल रूम को बाहर से पावर सप्लाई नहीं होती। मैं तुम्हें नीचे चलकर दिखाऊंगा। इसके अपने एटमी जनरेटर काम कर रहे हैं, जिनका बाहर की पावर लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त हम पूरी तरह से खुद मुख्तार और खुदकार हैं। टेलीफोन की घंटी बज उठी। नंबर 3 ने जल्दी से रिसीवर उठाया और पूछा, क्या तुम कमांडिंग ऑफिसर हो? दूसरी तरफ से हल्की सी आवाज मुझे सुनाई थी। नंबर 3 ने कहा, ओके मिस्टर कमांडिंग ऑफिसर, मैंने और मेरे साथी कमांडो ने तुम्हारे इस एटमी मिसाइल पोस्ट पर कब्जा करके 4 मिसाइलों को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया है। अपने वजीर आजम से कह दो कि हम किसी भी वक्त ये एटमी मिसाइल फायर करके यरूशलेम पर कयामत नाजिल कर सकते हैं। जब हमारे मिसाइल शाम, इराक, काहिरा और सिकंदरिया पर गिरेंगे तो उधर से भी जवाबी एटमी मिसाइल फायर कर दिए जाएंगे, जो सफाई हस्ती से इसराइल के शहरों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। हाँ, मैं बताता हूँ। नंबर 3 ने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर मुझसे कहा, वो हमसे हमारी डिमांड पूछ रहे हैं। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें अपना मुतालबा इसराइली वजीर आजम को ही बताना चाहिए। नंबर 3 ने कहा, ठीक है। फिर फोन पर बोला, हम अपनी डिमांड तुम्हारे वजीर आजम को ही बता सकते हैं, अपने वजीर आजम से बात करवाओ। नंबर 3 ने फोन बंद कर दिया। चंद सेकंड के बाद फोन की घंटी फिर बज उठी। इस बार दूसरी तरफ से मिसाइल कंट्रोलर कमांडर बोल रहा था। उसने नंबर 3 के साथ बड़ी हलीमी से बात की और कहा कि हमें मुज़ाकरात करने का मौका दो, अपनी डिमांड्स हमसे कहो, तुम्हें जितनी रकम चाहिए हम तुम्हें मुहैया कर देंगे। इस पर नंबर 3 ने गाली देकर उसे कहा, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, अपने वजीर आजम से बात नहीं करवाओगे तो मैं पहला एटमी मिसाइल फायर कर दूंगा। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, ठीक है, ऐसा मत करना, मैं वजीर आजम से बात करवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ देर लग जाए, तुम इंतजार करना, मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। नंबर 3 रिसीवर रखकर मुस्कुरा दिया। उस वक्त तिल अबीब के गवर्नमेंट हाउस में इसराइली वजीर आजम मगरबी जर्मनी के एक वफ्द से जरूरी मुज़ाकरात कर रहा था कि उसका सेक्रेटरी घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। इसराइली वजीर आजम ने उसकी तरफ देखा तो सेक्रेटरी ने बाएं हाथ की 3 उंगलियां खड़ी कर दी। ये इशारा था इस बात का कि तीसरी आलमी एटमी जंग जैसी प्रॉब्लम दरपेश है। इसराइली वजीर आजम 1 सेकंड के लिए परेशान हो गया। सेक्रेटरी फौरन बाहर निकल गया। वजीर आजम ने जर्मन वफ्द के सरबराह से कहा, माफी चाहता हूँ, बाकी मुज़ाकरात नाश्ते के बाद होंगे, रात तकरीबन गुजर चुकी है, मुझे अब नींद आ रही है। जर्मन वफ्द उठकर चला गया तो वजीर आजम घबरा कर बाहर को लपका। सेक्रेटरी ने उसे एक तरफ ले जाकर तमाम सूरत हाल से आगाह किया। इसराइली वजीर आजम का रंग उड़ गया। उसके होंठों से खुद ब खुद निकल गया वो लोग क्या चाहते हैं। उसके साथ ही वो अपने बेडरूम की तरफ दौड़ा। सेक्रेटरी उसके साथ साथ था। नंबर 3 और मैं मिसाइल पैनल के सामने बैठे फोन की घंटी का इंतजार कर रहे थे। अचानक फोन की घंटी बज उठी। नंबर 3 ने रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं इसराइल का वजीर आजम बोल रहा हूँ, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? नंबर 3 ने कहा, मिस्टर वजीर आजम, मेरे लीडर से बात करो। मैंने रिसीवर हाथ में लिया और कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं कमांडो लीडर बोल रहा हूँ। इस वक्त आपका मिसाइल स्टेशन पूरे तौर पर हमारे कब्जे में है। हमने एंटी मिसाइल राब्ते को भी काट दिया है। हम इस पोजीशन में हैं कि किसी लम्हे भी काहिरा, सिकंदरिया या बगदाद पर एटमी मिसाइल फायर कर सकते हैं और आपका कोई भी रॉकेट हमारे मिसाइल को रास्ते में तबाह नहीं कर सकेगा।
क्योंकि हमने एंटी सिस्टम को तबाह कर दिया है। वजीर आजम की घबराई हुई मगर बज़ाहिर संजीदा आवाज आई, तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारे मुतालबात पूरा करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें कितनी रकम चाहिए? मैंने कहा, हमने ये खतरनाक मिशन रकम हासिल करने के लिए शुरू नहीं किया। वजीर आजम ने तशवीश के साथ पूछा, फिर तुम लोग क्या चाहते हो? अब मैंने इसराइली वजीर आजम को उसकी इब्रानी जबान में सारी बात बयान कर दी और कहा, तुम्हें दिन के 12 बजे तक का वक्त देते हैं। अगर 12 बजे तक तुमने काहिरा में मुकीम पाकिस्तानी सिफारतकार की लड़की को हमारे हवाले न किया तो हम पहला मिसाइल फायर कर देंगे जो सिकंदरिया की बंदरगाह पर जाकर गिरेगा। वजीर आजम के लहजे में अब परेशानी और बेहद फिक्रमंदी थी। उसने कहा, इस तरह तुम सिकंदरिया के हजारों बेगुनाह मुसलमानों को हलाक कर दोगे जो तुम्हारे भाई। मैंने जवाब में कहा, लेकिन उसके साथ ही काहिरा से 2 एटमी मिसाइल तिल अबीब में और जेरूसलम के लिए भी फायर कर दिए जाएंगे जो लाखों यहूदियों को लुकमाए अजल बना देंगे, जिनमें हो सकता है कि तुम भी शामिल हो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। वजीर आजम ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। हम पाकिस्तानी सिफारतकार की बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दी है। मैंने फौरन कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये वक्त इन फजूल बातों का नहीं है। एटमी मिसाइल का फायरिंग सुर्ख बटन मेरे सामने है, मेरी उंगली उससे सिर्फ 2 इंच के फासले पर है। तुम्हारे लाखों यहूदियों और 2 शहरों की मौत सिर्फ 2 इंच के फासले पर है। बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? वजीर आजम ने कहा, जरा ठहरो, मैं पता करता हूँ। मुझे इसराइली वजीर आजम की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। वो माउथ पीस पर हाथ रखकर शायद अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था। फिर बोला, हेलो दोस्त, मुझे 1 दिन की मोहलत दो। मैं पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लूँ, उसके बाद उसे तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने वजीर आजम की पेशकश नंबर 3 को बताई तो वो बोला, ये झूठ बोल रहा है, ये वक्त हासिल करना चाहता है ताकि हमारे खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई कर सके। मैंने वजीर आजम से कहा, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर नहीं। हम तुम्हें आज दिन के 12 बजे तक की मोहलत देते हैं। अगर 12 बजे तक तुमने पाकिस्तानी लड़की अपनी अजियत बख्श फैज से निकाल कर हमारे हवाले न की तो हम सिकंदरिया पर एटमी मिसाइल फायर कर देंगे। उसके बाद दमिश्क पर दूसरा रॉकेट भी छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? वजीर आजम की मुर्दा सी आवाज आई, ओके, मैं तुमसे 11 बजे राब्ता करूंगा, और मैंने फोन बंद कर दिया। इसराइली वजीर आजम ने हॉटलाइन पर अमरीकी सदर को सूरत हाल की संगीनी से मुत्तला कर दिया था। अमरीकी सदर ने बहरे ओकियानूस में गश्त लगाते अपने तैयारा बरदार जहाज को फौरन बहीरा रूम में पहुंचने का हुक्म दे दिया और आला सतह का इजलास बुला लिया। ऐसा ही एक आला सतही इजलास इसराइली वजीर आजम ने भी बुला लिया था। उस इजलास में बहरी, बर्री और फजाई तीनों अफवाज के कमांडर्स मौजूद थे। ज़ेर ज़मीन एटमी मिसाइलों पर फलस्तीनी कमांडोज के कब्जे की खबर को बड़ी शिद्दत से खुफिया रखा गया था। पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी इसराइली इंटेलिजेंस के कब्जे में थी और उस वक्त एक इसराइली आबदोज में कैद थी जो बहिरा रूम की गहराइयों में चक्कर लगा रही थी। पाकिस्तानी सिफारतकार और मारूफ साइंसदान की इस बेटी की वजह से अमरीका इसराइल के जरिए मशरिक वस्ता की सियासत में एक जबरदस्त मफाद हासिल करना चाहता था जो अब खतरे में पड़ गया था। अगर इसराइल को अपनी तबाही का खौफ दरपेश था तो अमरीका भी किसी सूरत में तीसरी एटमी जंग शुरू करके अपने शहरों और उनकी आबादी को मलियामेट नहीं करना चाहता था। लेकिन उसे अपने सियासी मफादात भी अजीज थे, वह उन्हें भी इतनी आसानी से नहीं खो सकता था। चुनाचे उसने इसराइली वजारत दिफा से बाकायदा राब्ता उस्तवार किया और इसराइली वजीर आजम की वसातत से उस आबदोज को बहीरा रूम के समंदर में एक जगह ठहरने का हुक्म जारी करवाया। अभी तक इसराइली कैबिनेट के हिज़्ब मुखालिफ को इस खतरनाक तरीन सूरत हाल का इल्म नहीं हुआ था। यह बात अभी तक इसराइली वजीर आजम और तीनों अफवाज के सरबराहों और सेक्रेटरी तक ही महदूद थी। या फिर एटमी मिसाइल स्टेशन के कंट्रोल कमांडर को सही सूरत हाल का पता था। बाकी अमले को उसी जगह पाबंद कर दिया गया था और उन्हें यही बताया गया था कि 2 फलस्तीनी कमांडो मिसाइल के अड्डे में घुस गए हैं और बेपनाह रकम का मुतालबा कर रहे हैं। हम इसराइली और अमरीकी हथकंडों से खूब वाकिफ थे। नंबर 3 ने साफ साफ बता दिया था कि इसराइली वजीर आजम झूठ बोल रहा है। हमने 12 बजे तक का जो वक्त दिया है वो इस दौरान में भी अमरीका के महकमा दिफा से मिलकर कोई जवाबी स्कीम तैयार करेगा, लेकिन उसे मालूम है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेगा क्योंकि तुर्प का पत्ता तो हमारे हाथ में है। नंबर 3 मुझे नीचे तहखाने में ले गया। हम लिफ्ट के जरिए जमीन के नीचे 200 फुट की गहराई में पहुंचे तो मैंने देखा कि 3 देव पैकर एटमी मिसाइल एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर एक जगह नस्ब हैं। इन एटमी मिसाइलों को देखकर वाकई खौफ सा आ गया। उनमें लाखों एटम बमों की ताकत थी। मिसाइल अड्डे के पहलू में एक दरवाजा था। हम उसके अंदर गए तो नंबर 3 ने कहा, ऊपर चाहे सैकड़ों एटम बम चल रहे हों, उनका असर यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। इस जगह को एटमी तापकारी से महफूज बना दिया गया है, जहाँ 6 माह के लिए खुराक, पानी और दूसरी
तमाम सहूलतें मौजूद हैं। हम एक निस्बतन कुशादा कमरे में आ गए थे जिसकी छत के साथ कितने ही पाइप लगे थे। दीवार के साथ साथ मेजों पर बर्तन, किताबें, रिसाले मौजूद थे। आगे दर्जन भर कैंप कार्ड्स पड़ी थी जिन पर मैट्रेसें बिछी थी। फ्रीजर्स में गोश्त, सब्जियां, मक्खन, जैम वगैरह रखे हुए थे। ठंडी यख अलमारियों और रेफ्रिजरेटरों में भी खाने पीने की अशिया और मशरूबात भरे हुए थे। एक तरफ 7 माइक्रोवेव ओवन लगे थे। गोया जहां एटमी जंग छिड़ जाने की सूरत में दर्जन भर इंसान बड़ी आसानी से 6 माह बिल्कुल महफूज रहकर बसर कर सकते थे। नंबर 3 ने मुझे ऑक्सीजन के सिलेंडर दिखाकर कहा, इनमें 1 बरस के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। उसने एक अलमारी से कोका कोला और सैंडविचेस निकाले और हम उन्हें खाते हुए ऊपर पैनल पर आकर बैठ गए। ठीक 11 बजे सुर्ख फोन की घंटी बजी। नंबर 3 ने जल्दी से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से इसराइली वजीर आजम की आवाज उभरी, हेलो, हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। हम लाखों बेगुनाह इंसानों के खून से हाथ नहीं रंगना चाहते। पाकिस्तानी खातून इस वक्त यहाँ से 2000 मील दूर एक खुफिया जगह पर तैद है। मैंने उसे वहाँ से लाने का हुक्म दे दिया है। एक तेज रफ्तार जेट तैयारा उसे लेकर वहाँ से चल पड़ा है। वो शाम तक यहाँ पहुँच जाएगी। नंबर 3 का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा। उसने माउथ पीस पर हाथ रख कर मुझसे कहा, लीडर, हमारा मिशन कामयाब रहा। वजीर आजम ने हमारी शर्त तस्लीम कर ली है। कुदरती बात थी कि मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके साथ ही ख्याल आया कि कहीं ये उसकी कोई चाल ना हो। लेकिन मैंने पाकिस्तानी लड़की की तस्वीर देख रखी थी। मैंने सोचा जब तक उसे अपनी आंखों से न देख लूंगा हरगिज न निकलूंगा। नंबर 3 कुछ देर इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करता रहा। वो लड़की को हमारे हवाले करने और वहां से फरार होने की तफसीलात तय कर रहा था। फिर उसने फोन बंद कर दिया। वज़ीर आज़म के साथ तय ये हुआ कि वो एक हेलीकॉप्टर में पाकिस्तानी लड़की को बिठाकर एटमी मिसाइल स्टेशन की तरफ भेजेगा और जब हमारी तसल्ली हो जाएगी तो वो हेलीकॉप्टर हम साथ लेकर इसराइल की जनूब मशरकी सरहद उबूर करके उर्दन के बॉर्डर पर उतार देगा। कहने को ये बड़ी आसान तरकीब थी, मगर इसमें बहुत सी वजाहत तलब बातें भी थी। पहली बात तो ये थी कि पाकिस्तानी लड़की का चेहरा हमें मिसाइल स्टेशन के आंगन में दिखाया जाना था, जिसका मतलब ये था कि हम एटमी लॉकर रूम को छोड़कर बाहर आ गए होंगे और उस वक्त हमारा एटमी मिसाइलों पर कब्जा और इख्तियार खत्म हो चुका होगा। दूसरी मुश्किल बात यह थी कि उर्दन के सरहद पर इसराइली हेलीकॉप्टर को उतरते देखकर उर्दन बॉर्डर फोर्स के जवान फायरिंग करके उसे गिरा देंगे। मैंने नंबर 3 से कहा, मुझे ये कोई साजिश लगती है। नंबर 3 बोला, हम मिसाइल स्टेशन के कंट्रोलर कमांडर की बीवी को यरगमाल बनाकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर मेरी तरफ झुक कर कहने लगा, हमें आखिर यहाँ से निकलना ही पड़ेगा लीडर। जाहिर है हम एटमी मिसाइल फायर नहीं कर सकते, फिर कब तक यहाँ पड़े रहेंगे। इसराइली हुकूमत इस मामले को तूल भी दे सकती है, जिससे हमारा केस कमजोर होता चला जाएगा। अगर तुम लड़की को पहचान कर अपनी तसल्ली कर लो और तुम्हें यकीन हो जाए कि ये वही मतलूबा पाकिस्तानी खातून है, तो फिर इसमें क्या कबाहत है, हम उसे लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। अगर पायलट ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो कंट्रोलर कमांडर की यहूदी बीवी हमारे पास होगी, वो हमारे खिलाफ कोई हरकत न कर सकेगा। नंबर 3 के दलाइल काफी वजनी थे। हमें आखिर इसराइली हुकूमत पर किसी न किसी शक्ल में एतबार करना ही था। उस वक्त मामला ताज़ा और हैरासंगेज था। मैं राजी हो गया। शाम के 7 बजे कंट्रोल कमांडर का फोन आया। उसने बताया कि पाकिस्तानी लड़की पहुंच गई है और उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर जहां लाया जा रहा है, आप तैयार हो जाएं। नंबर 3 में साफ लफ्जों में उसे कहा, मिस्टर कंट्रोल कमांडर, हम तुम्हारी बीवी को बतौर यरगमाल अपने पास रखना चाहते हैं। उर्दन के बॉर्डर पर पहुंच कर उसे वापस कर दिया जाएगा। उसके बगैर हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। तुम्हारी बीवी हमारे पास आध घंटे के अंदर अंदर पहुंच जानी चाहिए। जाहिर है कि कंट्रोल कमांडर एक पल के लिए तो सख्ते में आ गया। उसने कुछ सोचकर जवाब दिया, ये मेरे साथ ज्यादती होगी, लेकिन मुझे इस सिलसिले में वजीर आजम से मशवरा करना होगा। नंबर 3 ने कहा, तुम मशवरा करके हमें बता दो, मगर याद रहे कि तुम्हारी बीवी को यरगमाल बनाए बगैर हम मिसाइल रूम से बाहर नहीं आएंगे। फोन बंद हो गया। मैंने नंबर 3 से कहा कि मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। ये कंट्रोल कमांडर अपनी बीवी की जगह किसी दूसरी औरत को भी भेज सकते हैं। हमने तो उसकी बीवी को बिल्कुल नहीं देखा। नंबर 3 ने कहा, लीडर, अगर तुम पाकिस्तानी लड़की को पहचानते हो और उसे पहचान लोगे तो फिर यकीन करो कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर निकल जाऊंगा। हाँ, कंट्रोल कमांडर की बीवी हमारे पास यरगमाल हो या ना हो। मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी फिर चीख उठी। नंबर 3 ने रिसीवर उठाया। वो कंट्रोल कमांडर से बात कर रहा था। कंट्रोल कमांडर अपनी बीवी को यरगमाल भेजने पर तैयार हो गया था। मुझे अब भी शक था, मगर मैं नंबर 3 पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था। जब रात के 8 बजे तो फोन पर हमें बताया गया कि पाकिस्तानी लड़की को लेकर हेलीकॉप्टर मिसाइल स्टेशन के बाहर उतर आया है। वो लिफ्ट में बैठकर ऊपर चला गया। 5 मिनट बाद उसका फोन आया। मैंने कंट्रोल कमांडर की बीवी को यरगमाल बना लिया है। वो इस वक्त मेरे पिस्तौल की जद में मेरे पास बैठी है। तुम फौरन ऊपर आ जाओ, लेकिन दराज में रखा हुआ जेबी साइज का रेडियो अपने साथ लेते आना। उस छोटे से पॉकेट साइज रेडियो को खोलकर नंबर 3 कमांडो कितनी देर से उसकी तारें और ट्रांजिस्टर वगैरह आपस में जोड़ता रहा।
जब मैं ये पॉकेट साइज का रेडियो लेकर उसके पास ऊपर गया तो देखा कि बिजली की रोशनी में एक दरमियानी उम्र की खुशशक्ल मगर दुबली सी औरत शाम का कीमती लिबास पहने, गले में कीमती मोतियों का हार डाले, कुछ बेचैनी के साथ स्टूल पर बैठी थी। उसके पीछे नंबर 3 कुर्सी पर बैठा था और पिस्तौल उसके हाथ में था जिसके आगे साइलेंसर था। मैंने उसे रेडियो दिया तो उसने बड़ी फुर्ती से उसकी वेवलेंथ को तब्दील किया और सुई एक मीटर बैंड पर जमा दी।